वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर सेकंड से। तो व्यक्तित्व का अर्थ समझेंगे, पर्सनालिटी के बारे में आज बात करेंगे, इसके विकास के क्या संसाधन रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, कौन से कारक रहे हैं और व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा, तो उनके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, इसके लिए व्यक्तित्व जो है वो अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी का अनुवाद है। तो अंग्रेजी में शब्द है पर्सनालिटी, उसका हिंदी अनुवाद है व्यक्तित्व। पर्सनालिटी शब्द लैटिन से लिया गया है, परसोना लैटिन भाषा का परसोना शब्द है, उससे पर्सनालिटी शब्द लिया गया है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। तो पर्सोना लैटिन वर्ड जो है इसका अर्थ होता है मुखौटा। किसी भी अभिनेता के अभिनय में जो चरित्र होता है वो मतलब उसके फेस पे मुखौटे का काम करता है, इसलिए पर्सनालिटी का अर्थ होता है मुखौटा। इसी के आधार पर व्यक्तित्व का अर्थ है बाह्य रंग रूप। तो व्यक्तित्व का मतलब होता है कि हम एक्सटर्नली कैसे दिख रहे हैं, बाह्य रूप हमारा रंग रूप क्या है, आकार क्या है, प्रकार क्या है। तो बाहरी रूप से हम कैसे हैं ये व्यक्तित्व को बताता है। लेकिन व्यक्तित्व के इस अर्थ को संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की आकृति से उसके व्यक्तित्व का बोध नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनका बाह्य रंग रूप प्रभावित नहीं करता है। तो व्यक्तित्व के कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें बाह्य रंग रूप व्यक्तित्व को प्रभावित ही नहीं करता है, परंतु आंतरिक गुणों में विश्वविख्यात हुए हैं। तो वो आंतरिक गुण से विश्वविख्यात हुए हैं, जैसे कि सुकरात हैं, अब्राहम लिंकन हैं, अष्टवक गांधी जी हैं। तो ये जो है इनके बाह्य रंग रूप से इनका व्यक्तित्व नहीं निखारा गया, बल्कि इनके आंतरिक गुणों से ये विश्वविख्यात हुए हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री है और भी कई सारे नेता और लेखक रहे हैं। तो व्यक्तित्व की परिभाषा आप देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, जी.डब्ल्यू. एल्पोर्ट ने इसकी डेफिनेशन दी है। तो उन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्र का गतिशील संगठन है। तो व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्र का गतिशील संगठन है, और जिससे उसके पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित के लिए आवश्यकशील गुणों के एक संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो एल्पोर्ट ने बताया है कि ऐसा मनोतांत्रिक गतिशील संगठन जिसके लिए पर्यावरण से समायोजन स्थापित करना पड़ता है उसके शील गुणों के द्वारा, और उसके थ्रू ही नमूने स्थापित करने पड़ते हैं। फिर गिलफोर्ड ने एक डेफिनेशन दी है कि हम व्यक्तित्व को शील गुणों के एक संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो गिलफोर्ड ने बताया है कि व्यक्तित्व हमारा शील गुणों के एक संकलित नमूने के रूप में परिभाषित हो सकता है। अब व्यक्तित्व का संप्रत्यय देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, कॉन्सेप्ट के बारे में बीसेंज ने बताया है कि व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, अभिवृत्तियों, विशेषताओं का संगठन होता है। तो बीसेंज का कहना था कि व्यक्तित्व जो है वो मनुष्य की आदत, अभिवृत्ति और विशेषताओं का संगठन होता है। तो मिला जुला रूप जब आदत, अभिवृत्ति और विशेषताएं आपस में मिलती हैं तो वो वहाँ पे व्यक्तित्व बनता है। यह जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों के द्वारा संयुक्त प्रभावों से निर्मित होता है। तो ये जो है हमारा व्यक्तित्व वो जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों का के प्रभाव से निर्मित होता है, और व्यक्तित्व के निर्माण में अनेक तथ्य और परिस्थितियां प्रभावकारी होती हैं। इनमें कुछ परिस्थितियां भी बताई गई हैं, जैसे आत्मचेतन होना, सामाजिकता, सामंजस्य स्थापना और लक्ष्य प्राप्ति, इच्छा शक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, गुणों में समरसता और विकास की निरंतरता का होना।
तो ये सारी कुछ परिस्थितियां हैं जो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। अब व्यक्तित्व का प्रकारानुसार वर्गीकरण किया गया है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी को देखेंगे। इसमें सबसे पहले टाइप अप्रोच आता है। तो प्रकारों के आधार पर व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रारंभिक काल में किया गया है। आजकल प्रकारात्मक वर्गीकरण के स्थान पर शील गुणों के आधार पर किए गए वर्गीकरण को अधिक माना जा रहा है। तो पहले जो है प्रकारात्मक वर्गीकरण किया जाता था, लेकिन आज जो वर्गीकरण माना जा रहा है व्यक्तित्व का, वह शील गुणों पर आधारित है। तो इसमें सबसे पहले कैटेगराइज किया है हिप्पोक्रेट्स ने। तो हिप्पोक्रेट्स को पश्चिमी जगत में चिकित्सा जगत का पिता कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स जो थे वो पश्चिमी जगत में चिकित्सा जगत के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ये यूनानी चिकित्सक थे। तो ये जो है यूनान के चिकित्सक थे। हिप्पोक्रेट्स ने शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये 4 प्रकार के द्रव्य हैं। पीला पित्त, जिसको येलो बाइल कहते हैं, काला पित्त जिसको ब्लैक बाइल कहते हैं, रक्त जिसको ब्लड कहते हैं, और कफ। तो ये जो है 4 तरह के द्रव्य थे जिसके आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को डिवाइड किया है। प्रत्येक व्यक्ति में इन 4 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की अधिकता रहती है। तो हिप्पोक्रेट्स का कहना था कि इन 4 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की अधिकता व्यक्ति में अधिक होती है। तो इस अधिक द्रव्य के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो जो द्रव्य सबसे अधिक होगा उसी के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया जाएगा। तो इसमें निर्धारण के लिए देख लेते हैं कि हर एक द्रव्य में क्या बताया गया है। तो हिप्पोक्रेट्स ने इस प्रकार वर्गीकरण किया है। उन्होंने रक्त द्रव्य में बताया है कि वो लोग जो होंगे वो आशावादी होंगे, जिनमें रक्त द्रव्य का अधिक अधिक मात्रा पाई जाएगी, वो लोग आशावादी लोग होंगे। और इनकी अन्य विशेषताएं होंगी कि वे आशावादी, उत्साही होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सक्रिय होंगे। फिर दूसरे प्रकार के द्रव्य का नाम है काला पित्त। तो काला पित्त जो जिन लोगों में काले पित्त की मात्रा ज़्यादा होगी वो लोग जो है विषादी होंगे। इनमें अन्य विशेषताएं होंगी, उदास चित्त के होंगे वो, और कुंठित होंगे और निराशावादी होंगे ये लोग। फिर पीले पित्त की बात की गई है हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। तो जो जिन लोगों में पीला पित्त की मात्रा अधिक होगी वो लोग क्रोधी ज़्यादा होंगे और वो चिड़चिड़े होंगे, और उनमें जो है कोपशील शीत प्रकृति होगी। फिर कफ की बात करते हैं। तो कफ चौथा द्रव्य है जिनमें कफ की मात्रा अधिक होगी वो लोग जो है श्लेष्मिक होंगे, और उनकी विशेषताएं अन्य होंगी कि वो निष्क्रिय, दुर्बल और उत्तेजना विहीन होंगे। तो उसमें किसी भी तरह की उत्तेजना नहीं होगी। इस तरह से हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण समाप्त होता है। इसके बाद आयुर्वेद की बात की गई है। तो आयुर्वेद ने व्यक्ति की प्रकृति को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें पहला है वात प्रकृति, दूसरा है पित्त प्रकृति और तीसरा है कफ प्रकृति। तो आयुर्वेद के द्वारा बताया गया है कि वात प्रकृति के व्यक्ति रुक्ष, कृश और पतले शरीर के होते हैं। उनका स्वर फटा हुआ होता है, मंद होता है और उन्हें नींद कम आती है। तो वात प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं उनमें ये विशेषताएं होती हैं, और उनका शरीर चंचल होता है। वह व्यक्ति अधिक बोलता है, कार्य को शीघ्रता से बिना सोचे समझे वह करता है। अब सेकंड है पित्त प्रकृति के व्यक्ति। तो इनके व्यक्तित्व के अंगों में सुकुमारता होती है, शरीर का रंग इनका पांडु होता है, शरीर पर तिल होता है, मस्ते अधिक होते हैं और भूख और प्यास इनको अधिक लगती है। बाल शीघ्र ही इनके सफ़ेद हो जाते हैं तथा उड़ जाते हैं। ये क्लेश को
सहन नहीं कर पाते हैं, पराक्रमी होते हैं, पितृ प्रकृति के व्यक्ति, मेधावी होते हैं और प्रतिभा संपन्न होते हैं। कम आयु में शरीर पर झुर्रियाँ इनके पड़ जाती हैं। तीसरा कैटेगराइजेशन है आयुर्वेद के द्वारा कफ प्रकृति के व्यक्ति। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, इनके चिकने शरीर वाले होते हैं, मधुर भाषा वाले होते हैं, सुडौल शरीर होता है इनका और इनका स्वभाव गंभीर रहता है, सहनशील होते हैं तथा धैर्य युक्त होते हैं। पसीना इन्हें कम आता है, गर्मी इन्हें कम लगती है, प्यास इन्हें कम लगती है और इनकी वाणी जो है मधुरता होती है और स्पष्ट होती है वाणी इनकी। वात पित्त और कफादि प्रकृति के कारण व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। तो आयुर्वेद ने ये 3 प्रकार की प्रकृति बताई है व्यक्तियों की, तब उनका व्यक्तित्व निर्धारित किया है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं क्रैशमर। क्रैशमर का वर्गीकरण कैसे किया गया है ये देखते हैं। तो क्रैशमर ने व्यक्तित्व को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये मानसिक रोग चिकित्सक थे क्रैशमर। इनका अध्ययन विदलता तथा उत्साह विषाद मनोविक्षिप्तता के रोगियों के लक्षणों पर आधारित है। शरीर रचना के आधार पर चित्तवृत्ति का वर्गीकरण क्रैशमर के द्वारा किया गया है। तो क्रैशमर ने 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है, जिसमें पहला आता है स्थूलकाय। तो स्थूलकाय प्रकृति के जो व्यक्ति होंगे, उनकी विशेषताएं होंगी कि वे छोटे मोटे गोलाकार, गर्दन मोटी होगी, टांग भुजाएं होंगी मोटी और प्रसन्नचित्त होंगे, वो मिलनसार होंगे, आराम पसंद होंगे, मित्र संख्या उनकी अधिक होगी, सुख दुख में शीघ्र ही वो प्रभावित होंगे। तो ये जो है स्थूलकाय व्यक्तियों की विशेषताएं हैं और उनका स्वभाव जो होगा साइक्लोआइड होगा। फिर दूसरा उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है क्रैशमर ने क्रस्काय। तो ये जो व्यक्ति होंगे, इनकी विशेषताएं होंगी कि ये कमजोर होंगे, पतले होंगे, हाथ पैर इनके लंबे होंगे और पतले होंगे, दुर्बल होंगे, आत्म केंद्रित होंगे ये लोग और एकांत प्रिय होंगे, चिड़चिड़ापन इनमें अधिक होगा और कल्पनाशील होंगे, भावना प्रधान होंगे, शरीर भार कम होगा इनका, महत्वाकांक्षी होंगे, भावुक होंगे और समाज के नियमों का पालन करने वाले होंगे और अंतर्मुखी होंगे। मतलब इन्हें ज़्यादा बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा और इनका स्वभाव जो होगा वो सीजियोड होगा। फिर तीसरी प्रकृति बताई गई है क्रैशमर के द्वारा। तो तीसरी प्रकृति है पुष्टकाय। तो पुष्टकाय प्रकृति के व्यक्तियों की विशेषता है कि वह सुंदर होंगे, वक्ष चौड़ा होगा इनका, पतली कमर होगी, कंधा चौड़ा होगा इनका, सीना उभरा हुआ होगा और निर्भीक होंगे, जोश होगा, उत्साह होंगे, साहसवादी होंगे, सुख दुख से इनको कम प्रभाव पड़ेगा और सामंजस्यवादी होंगे, प्रसन्नचित्त समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे ये। तीसरा और लास्ट कैटेगराइजेशन था इनका क्रैशमर का कि इनकी प्रकृति होगी मिश्रित काय व्यक्ति। तो मिश्रित काय व्यक्तियों की विशेषता होगी कि ये मिश्रित लक्षण के होंगे। मतलब इनमें जो है आगे के बताए गए तीनों विशेषताओं की मिली-जुली विशेषताएं होंगी, तो उनको कैटेगराइज किया गया है मिश्रित काय व्यक्तियों में। तो इस तरह से क्रैशमर ने 4 तरह से जो है वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। अब सेल्डर की बात करते हैं हम। तो सेल्डन ने वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। इनके वर्गीकरण में सम्मिलित हैं गोलाकार प्रकृति के जो व्यक्ति होंगे, इनकी विशेषता होगी कि वे मोटे होंगे, भारी गोलाकार होंगे, आराम उन्हें ज़्यादा पसंद होगा, सामाजिक होंगे, सक्रिय मिलनसार होंगे, सरल स्वभाव के होंगे, अधिक निद्रा उनको पसंद होगी, सहिष्णु होंगे और खाने के शौकीन होंगे, शिष्टाचार प्रेमी होंगे, चिंता कम होगी और रंजिश ना मानने वाले होंगे और हमदर्द होंगे ये लोग। फिर आयताकार व्यक्ति आते हैं। तो आयताकार को मेसोमॉर्फी कहते हैं। तो ये व्यक्ति जो होंगे, उनकी विशेषता होगी कि ये स्वस्थ होंगे और इनका साहसी होंगे, ये परिश्रमवादी होंगे, समर्पित होंगे, कर्मठ होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, स्वास्थ्य के प्रति ये सतर्क रहेंगे
और इनकी आवाज़ अच्छी होगी और इनका व्यवहार परिपक्व होगा। तो ये सारी विशेषताएँ हैं आयताकार व्यक्तियों की। फिर तीसरा कैटेगराइज़ेशन था सेल्डन के अनुसार लंबाकार व्यक्ति। तो लंबेकार व्यक्ति जो होंगे वो उनकी विशेषताएँ हैं, ये दुबले होंगे, लंबे होंगे, शीघ्र इनको थकान आ जाएगी, बाहरी जगत से इनका कम लेना-देना होगा और रुचिशील होंगे ये, समन्वयी होंगे, मानसिक कार्यों में इनकी रुचि होगी, आत्म केंद्रित होंगे ये और शीघ्र घबराने वाले होंगे, अंतर्मुखी होंगे ये, इनको सिर्फ़ खुद से मतलब होगा, शीघ्र ही इनमें उत्तेजना आती है और शर्मीलापन होगा और संकोची इनकी विशेषता भी है। तो इस तरह से सेल्डन ने कैटेगराइज़ किया है व्यक्तित्व को। फिर युंग का वर्गीकरण आता है, तो युंग ने भी कैटेगराइज़ किया है, कार्ल युंग इनका पूरा नाम था। उन्होंने 1921 में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, बाहिर्मुखी जिसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, 2 तरह से इन्होंने कैटेगराइज़ किया है युंग ने। तो इन्होंने विशेषता बताई है कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होंगे, वो आत्म केंद्रित होंगे, लज्जालु होंगे, संकोची होंगे, दब्बू होंगे और विचार प्रधान होंगे, निर्णय में इनके विलंब लगेगा, भविष्य के प्रति ये चिंतित होंगे और सामाजिक कर्मों के प्रति कम दिलचस्प होंगे, कल्पनाशील होंगे, आलोचना से ये इनको घबराहट होगी, एकांकी होंगे और शांत प्रकृति के होंगे। लेकिन जो बाहिर्मुखी दूसरा कैटेगराइज़ेशन किया है युंग ने, उसमें उन्होंने बताया है कि इनकी विशेषता होगी कि ये आत्म केंद्रित होंगे, मिलनसार होंगे, असंकोची होंगे, दबंग होंगे, व्यवहार इनका कुशल होगा, तुरंत निर्णय लेते होंगे और वर्तमान जीवी होंगे, सामाजिक होंगे, वास्तविक जगत से इनका इनमें रहना-देना होगा और आलोचनाओं से इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समूह में रहने वाले होते हैं ये व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति और ये क्रियाशील होंगे। तीसरा इनका कैटेगराइज़ेशन था युंग का उभयमुखी व्यक्ति। तो जो व्यक्ति अंतर्मुखी ना होकर, बहिर्मुखी ना होकर, उनकी व्यक्तित्व को इन्होंने उभयमुखी माना है। तो ये एक नया वर्ग बनाया गया 1942 में और जिसे उभयमुखी कहा गया। इसमें दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई गई। अभी तक हमने जो भी थ्योरीज की बात की है वो सब टाइप अप्रोच में थी। अब हम ट्रेट अप्रोच की बात करेंगे, जिसको व्यक्तित्व के सील गुण का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्तित्व के कुछ सील गुण होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर, सील गुणों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व को बताया है। क्रेच और क्रेचफील्ड का कहना था कि सील गुण व्यक्ति की स्थायी विशेषता होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में लगभग एक सा ही रहता है। तो व्यक्ति के जैसे सील गुण होंगे, वैसे ही उसकी प्रकृति होगी और वो प्रकृति उनकी लगभग हर परिस्थिति में एक जैसी ही रहती है। डी.एन. श्रीवास्तव का कहना था कि सील गुण जो होंगे वो किसी परिस्थिति विशेष में सामान्यीकृत व्यवहार करने का ढंग होता है, जो अपेक्षाकृत स्थायी रहते हैं। इनके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में लगभग एक जैसा ही व्यवहार किया जाता है। तो सील गुण के द्वारा व्यक्ति हर एक परिस्थिति में लगभग एक जैसा ही व्यवहार करता है। सील गुण मतलब अपूर्व होते हैं, वो यूनिक होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। ये व्यक्तित्व के संपूर्ण व्यवहार का प्रमुख आधार होते हैं। तो इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि सील गुण जो हैं वो व्यवहार करने का एक तरीका होता है, अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं और परिस्थिति या बदलने पर भी सील गुण जो है वो पूरी तरह से पहले जैसे ही रहते हैं, पूर्ववत रहते हैं और ये व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का प्रमुख आधार है। इस तरह से सील गुण के बारे में बताया गया डी.एन. श्रीवास्तव के द्वारा। अब एलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत आता है। एलपोर्ट ने ट्रेट अप्रोच की भी बात की है, जिसमें इन्होंने 2 प्रकार से सील गुणों को बांटा है। पहले सील गुण थे जो सामान्य सील गुण थे, दूसरे थे व्यक्तित्व सील गुण। तो इसमें जो है सामान्य सील गुण जो थे वो
एक समाज अथवा संस्कृति के समग्र रूप में पाए जाते थे और उस संस्कृति या समाज की पहचान होते थे। तो सामान्य शील गुण का मतलब है एक समाज या संस्कृति में, पूरे समाज में या पूरी संस्कृति में एक सामान्य शील गुण होगा जो उसी समाज की या उस संस्कृति की पहचान होगा। इसके लिए हम न्यू ज्ञायाना के अरापेस पर्वतों पर रहने वाले जनजाति के व्यवहार का उदाहरण दे सकते हैं। तो ये न्यू गयाना एक पर्वत है जहाँ पे जो जनजाति रहती है उसका उदाहरण है, सामान्य शील गुण का उदाहरण। क्योंकि यहाँ पे जो जनजाति रहती है उसके उसमें जो है एक ही संस्कृति पाई जाती है और इस समाज में एक ही शील गुण होता है। तो इस तरह से शील गुण के बारे में बताया गया। ये सामान्य शील गुण थे। फिर वैयक्तिक शील गुण आते हैं दूसरे रूप में, जिनमें वैयक्तिक शील गुणों को अल्पोर्ट ने 3 तरह से बांटा है। इसमें मूल शील गुण आएंगे। इन वैयक्तिक शील गुणों के कारण व्यक्ति जो है चर्चा में आ जाता है। यह शील गुण बहुत कम संख्या में होते हैं। तो मूल शील गुण जो होंगे इसकी वजह से ही व्यक्ति चर्चा में आ जाता है और इनकी व्यक्तियों में संख्या बहुत कम होगी। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनमें मूल शील गुण पाया जाएगा। फिर भी इनका प्रभाव विशिष्ट रूप से परिलक्षित होता है और उदाहरण के लिए जैसे महात्मा गांधी का नाम है। तो महात्मा गांधी ने व्यवहार के 2 शील गुण उन्हें विश्व स्तर पर सम्माननीय बना दिया था। तो ये शील गुण थे सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा का ही रास्ता चुनते थे, इसलिए इनके ये जो 2 शील गुण थे सत्य और अहिंसा, उन इन दोनों शील गुणों के कारण ही वो विश्व स्तर पर सम्माननीय हो गए। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे केंद्रीय शील गुण। अल्पोर्ट ने बताया है कि इस प्रकार के जो शील गुण होते हैं वो व्यक्तियों के व्यवहार का निर्माण सामग्री होते हैं। तो एक तरह से ये केंद्रीय शील गुण जो होते हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को बनाने के लिए ईंट का काम करते हैं। व्यक्ति में इनकी संख्या 5 से 10 हो सकती है और समय पालन, सामाजिकता और आत्मविश्वास आदि शील गुण केंद्रीय शील गुण होते हैं। तो समय पालन करना, सामाजिकता और आत्मविश्वास होना, ये सब जो है केंद्रीय शील गुण के उदाहरण हैं। अब तीसरे नंबर पे कैटेगराइजेशन था व्यक्तित्व शील गुण का द्वितीयक शील गुण। तो द्वितीयक शील गुण में बताया गया कि इन शील गुणों को व्यक्ति बहुत अधिक महत्व नहीं दे सकता है, सामान्य महत्व ही देता है। तो द्वितीयक शील गुण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। कुछ व्यक्तियों में जो केंद्रीय शील गुण होते हैं दूसरों के लिए वे द्वितीयक शील गुण हो जाते हैं। तो ये जो केंद्रीय शील गुण कुछ व्यक्तियों में पाए जाते हैं, वही जब दूसरे व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते हैं, देखते हैं, तो उसको द्वितीयक शील गुण का नाम दे दिया जाता है। अब बात करेंगे कैटल के शील गुण सिद्धांत की। तो कैटल ने भी, आरबी कैटल ने ट्रेट अप्रोच दिया है। तो इसके बारे में जानते हैं। आरबी कैटल ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने शील गुणों को 2 तरह से कैटेगराइज किया था। पहले थे कि पर्यावरण प्रभावित शील गुण। तो जिन शील गुणों को पर्यावरण प्रभावित करता है वो इसमें आ जाएंगे। जैसे कि पर्यावरण में व्यक्ति रहेगा उसी के अनुसार उसके शील गुण ग्रहण करने लगेगा। फिर स्वाभाविक शील गुण थे। तो ये वो शील गुण थे जो पर्यावरण से प्रभावित नहीं होते थे, बल्कि ये व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित थे। तो आरबी कैटल ने ही शील गुणों को अन्य प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो 2 प्रकार के शील गुण और बताए गए हैं। तो कैटल का जो फर्दर कैटेगराइजेशन था उसमें सतही शील गुण बताए गए, सरफेस ट्रेट। इसमें जो है वे शील गुण आते थे जो व्यक्ति के दैविक क्रियाओं के में परिलक्षित होते थे, जैसे कि सत्यनिष्ठा, प्रसन्नचित होना और परोपकारी होना। दूसरे थे मूल शील गुण। तो मूल शील गुण में बताया गया है कि व्यक्ति की रचना में कैटल ने मूल शील गुणों को महत्वपूर्ण माना है और ये जो शील गुण थे वो सतही शील गुणों
की अपेक्षा संख्या में कम होते थे और इनका अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए जैसे मित्रताशील गुण का कोई एक सतही सील गुण के मेल से बनता है, जैसे कि सामुदायिकता और निस्वार्थता या हास्य आदि। तो ये जो मूल सील गुण बनते थे वो सतही सील गुण से मिलकर बने होते थे। कैटल ने 16 मूल सील गुणों का चयन व्यक्तित्व मापन के लिए किया है, जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कहा जाता है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है 16 जो उनके आरबी कैटल के द्वारा जो 16 मूल सील गुण बताए गए हैं उनको देखते हैं। तो कैटल के सील गुणों को इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। इसमें सबसे पहला कारक होगा ए और उसमें जो सील गुण होंगे वो दो तरह से कैटेगराइज किए गए हैं, एक निम्न में और एक उच्च में। तो निम्न में आ जाएगा आत्म केंद्रित और उच्च में आ जाएगा उदार। फिर बी कारक जो होगा उसमें निम्न में आएगा कम बुद्धि और उच्च में आएगा अधिक बुद्धि। सी कारक में संवेगी आ जाएगा निम्न में और उच्च में आ जाएगा स्थिर। फिर ई कारक होगा तो उसमें आ जाएगा निम्न में विनम्र और उच्च में आ जाएगा प्रभुत्ववादी। फिर एफ कारक की बात करेंगे तो एफ कारक में आरबी कैटल ने बताया है कि निम्न में आ जाएगा गंभीर और उच्च में आएगा प्रसन्नचित्त। फिर जी कारक की बात की गई है तो इसमें निम्न में आएगा स्वार्थ साधक और उच्च में आ जाएगा स्वाद्वेगी। एच कारक की बात करेंगे तो इसमें निम्न में आएगा लज्जालु और उच्च में आएगा साहसी। आई कारक की बात करेंगे तो इसमें निम्न में कठोर बताया है आरबी कैटल ने और उच्च में बताया है संवेदनशील। फिर एल कारक है तो इसमें आरबी कैटल ने निम्न में बताया है विश्वास करने वाला और उच्च में बताया है संकालु। फिर 10th नंबर पे एम कारक है जिसमें आरबी कैटल ने निम्न में बताया है कि व्यवहारिक होंगे और उच्च में बताया है कि काल्पनिक सील गुण होगा। फिर एन कारक है तो इसमें स्पष्टवादी और उच्च में बताया गया है कि चालाक। ओ कारक है, ओ कारक में निम्नवादी पर आत्मविश्वास और उच्च कारक पर आशंकित। और Q1 कारक है, इसमें निम्न पर आ जाएंगे रूढ़िवादी और उच्च पर आ जाएंगे प्रगतिशील। Q2 कारक है, इसमें समूहश्रित और आत्मश्रित, ये निम्न और उच्च में आ जाएंगे। फिर Q3 कारक है, इसमें अनियंत्रित निम्न में और नियंत्रित उच्च में आ जाएगा। फिर लास्ट है 16 नंबर पे Q4 कारक जिसमें विषांत आ जाएगा निम्न में और तनाव युक्त आ जाएगा उच्च सील गुण में। तो इस तरह से आरबी कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर दिया। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली थी इनकी ये। ट्रेड थ्योरी में फिर लास्ट थ्योरी दी गई है आइजेनक के द्वारा। इनका क्लासिफिकेशन था व्यक्तित्व के लिए। इन्होंने 3 विमाओं में वर्गीकरण किया है और इसका अध्ययन 10,000 व्यक्तियों पर आधारित है। इनके अध्ययन में सामान्य और मन स्थापी सम्मिलित हैं। इस तरह के वर्गीकरण को दो तरह से इनके पॉइंट वाइज बताए गए हैं कि अंतर्मुखता बाह्यमुखता। तो ये दो एक में बताया इन्होंने आइजेनक ने, और इन्होंने बताया है कि अंतर्मुखी और बाह्यमुखी को अलग अलग ना मानकर बल्कि दोनों एक प्रकार के दो छोर होते हैं। तो एक ही जगह के ये दो छोर हैं, मतलब कि अंतर्मुखी दंड प्रभावित होता है जबकि बाह्यमुखी जो है वो पुरस्कार से प्रभावित होता है। अंतर्मुखी किसी सामाजिक निषेध को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं जबकि बाह्यमुखी जो होते हैं वो देर से स्वीकार करते हैं। फिर दूसरा कैटेगराइजेशन था आइजेनक का कि स्नायु विकृति और स्नायुविक स्थिरता। स्नायु विकृति में के व्यक्तित्व के लोगों में इन्होंने बताया है कि संवेदनात्मक नियंत्रण कम होता है जबकि स्थिर व्यक्तियों में संवेदनात्मक नियंत्रण जो होगा वो अधिक होगा।
और जिनमें कुछ व्यक्ति स्नायु विकृति के चरम छोर पर होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति स्नायु स्थिरता के दूसरे छोर पर होते हैं। जैसे कि विकृति कम होती चली जाती है, वैसे ही स्थिरता बढ़ती चली जाती है। तो जैसे-जैसे स्नायु विकृति कम होगी, वैसे-वैसे स्नायुविक स्थिरता ज़्यादा होती चली जाएगी। अब तीसरा कैटेगराइज़ेशन था आइज़ेनक का, मानव विकृतता और परअहम की क्रियाएँ। तो मानव विकृतता और परअहम ये 2 छोर होते हैं, जिनका एक छोर मनोविकृतता के छोर पर और के छोर पर विच्छेदत के लक्षण पर पाए जाते हैं, जैसे कि क्षीण एकाग्रता, क्षीण स्मृति, मतलब कि जल्दी से एकाग्र हो जाना और जल्दी से कुछ याद आ जाना, आपको पल भर के लिए कुछ याद आए, पल भर के लिए आप एकाग्र हो पाएँ। असंवेदनशील, क्रूरता आदि। ऐसे जबकि दूसरे छोर पर उच्च एकाग्रता आती है, मतलब कि ज़्यादा देर तक आप एकाग्र हो सकते हैं। उच्च स्मृति आती है, मतलब कि आपका मेमोरी लेवल बहुत हाई है, और संवेदनशीलता आती है और अक्रूरता आती है। तो ये जो है तीसरा कैटेगराइज़ेशन था आइज़ेनिक के अनुसार। यहाँ पे हमारा पर्सनालिटी टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।